हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। भाई तो टेंशन ना लीजिए, आपसे हम शुरू कर रहे हैं हमारी एक चेन जिसमें हम सारे के सारे चैप्टर्स हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट करेंगे और इंडियन इकोनॉमी को खत्म करेंगे। तो एग्जाम से सही पहले हम लोग सारी की सारी वीडियो आप लोगों के लिए डाल देंगे और भैया देखते जाइए और टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ ठीक समझ में आएगा। तो आज सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसे हम थोड़ा सा ध्यान से अगर करें तो पूरा का पूरा चैप्टर हमारे लिए बहुत मजेदार होने वाला है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले कंसेप्ट जैसा कि हमारा कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट एग्जैक्टली है क्या। हम कहते हैं सबसे पहली चीज हमें समझ में आना चाहिए भाई, फॉरेन एक्सचेंज कहते किसे हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे तो हम कहते हैं द करेंसी रेस्ट ऑफ आवर कंट्री इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। यानी हमारे देश के पैसे को छोड़कर दुनिया जहां का जितना भी पैसा है, डॉलर है, यूरो है, पाकिस्तानी रुपया है या कोई भी पैसा, वो हमारे लिए क्या है भाई, वो हमारे लिए है फॉरेन एक्सचेंज। तो बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन लिख देते हैं भाई, द करेंसी रेस्ट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल सा, मतलब बहुत ही आसानी से एक बार में याद होने वाली कि भैया हमारे देश के पैसे को छोड़कर बाकी सारे के सारे देश की जो रेस्ट ऑफ करेंसी है वो हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। तो भैया अगला क्वेश्चन हमारे सामने और आता है कि भाई फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। तो हम कहते हैं भाई देखिए, हम लोग क्योंकि एक ऐसे विश्व में काम कर रहे हैं जहां पर एक देश दूसरे देशों के साथ बहुत अलग अलग तरीके के व्यापार करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, बहुत सारी चीजें करता है। तो यहां पर चीजें हमें समझने वाली क्या है भाई, ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम एक दूसरे देश से कोई चीजें खरीदते हैं या उसे बेचते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसी देश की करेंसी उसको दें जिस देश की करेंसी उसके यहां पर वैलिड है। तो हम यहां पर कहते हैं द रेट एट विच वन नेशन करेंसी इज कन्वर्टेड into another nation currency is called foreign exchange rate। बड़ा सिंपल सा तरीका है इसे जानने के लिए भाई। आप सोच के देखिए कि अगर मुझे अमेरिका से कोई चीज मंगानी है, कोई चीज खरीदनी है, तो मुझे क्या करना होगा, जो चीज मैंने वहां से खरीदी है उसके लिए मुझे उसे रीपेमेंट करनी पड़ेगी, उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर मैं पेमेंट करूंगा तो किस फॉर्म में करूंगा भाई, मैं पेमेंट करूंगा उसके यूएस डॉलर में ही। तो यूएस डॉलर के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज की। और फॉरेन एक्सचेंज कैसे मिलेगा मुझे, जब मैं अपने देश के पैसे को उनके डॉलर्स में कन्वर्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, अगर हम ये कहें कि भाई $1 इक्वल है किसके, 82 रुपीस के, इट मींस मेरे देश के पैसे की जो कीमत है वो $1 खरीदने के लिए मुझे 82 रुपए यानी 82 रुपीस स्पेंड करने पड़ेंगे, तब जाकर मुझे $1 मिलेगा। ये जो हमने कन्वर्ट किया अपने 82 रुपए को $1 में, दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। इज दैट क्लियर? होप सो कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हमें क्या दिखाई देता है भाई,
जब हम इसके बाद आगे चलते हैं तो कुछ और कंसेप्ट हमें दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें भाई हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी की, तो इसमें दो टॉपिक्स और ले लेते हैं। एक कहलाता है सॉफ्ट करेंसी और दूसरा है हार्ड करेंसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्ट करेंसी की। भाई सिंपल सी बात, सॉफ्ट करेंसी का मतलब क्या है? सॉफ्ट करेंसी इज दैट करेंसी विच इज एक्सेप्टेड फॉर द ट्रांजैक्शन बाय ऑल द कंट्रीज इन द सेम मैनर इज नोन एज सॉफ्ट करेंसी। यानी वो पैसा या वो करेंसी जिसे हर देश ट्रांजैक्शन के लिए एक्सेप्ट करता है, वो हमारे लिए सॉफ्ट करेंसी है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो याद कीजिए यूएस डॉलर हर देश उसे बहुत आसानी से एक्सेप्ट करता है। इसी तरीके से रूबल, इसी तरीके से यूरो, ये सारी करेंसी ऐसी हैं जो सॉफ्ट करेंसी है जिसे अन्य देशों में एक्सेप्ट किया जाता है और ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो हम इसको लिख देते हैं द करेंसी which can be accepted as a medium of exchange all over the country is known as सॉफ्ट करेंसी। अब अगर हम बात करें हार्ड करेंसी की, तो हार्ड करेंसी क्या है भाई? जब हम बात करते हैं हार्ड करेंसी की, तो हम कहते हैं हार्ड करेंसी केवल वो करेंसी होती है जिसे केवल उसके देश में ही एक्सेप्ट किया जा सकता है, बाकी रेस्ट ऑफ कंट्री में उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो हम लिखते हैं द करेंसी which is accepted only in the domestic territory for transactions is called हार्ड करेंसी। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। अगर हम बात करें सॉफ्ट करेंसी के एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल में हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे डॉलर्स, यूरो, रूबल्स एक्सेट्रा। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स। और अगर हम बात करें हार्ड करेंसी की, तो हार्ड करेंसी में हमारी इंडियन रुपी इज ए हार्ड करेंसी which is only accepted in our country, not in other countries for the transactions. Similarly, अगर हम पाकिस्तानी रुपीस की बात करें या श्रीलंकन रुपीस की बात करें या किसी भी अन्य देश के करेंसी की बात करें, तो वो सब हमारे लिए क्या है? हार्ड करेंसी है। तो यहां तक तो हमें समझ में आता है कंसेप्ट। ये चार कंसेप्ट बहुत आसान से कंसेप्ट है जो इसका बेसिक है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट का। अब थोड़े से और दो कंसेप्ट हमारे पास बहुत इजी कंसेप्ट है जिनको हम और ज्यादा देखते हैं। चलते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और याद रख लीजिए भैया, ये एक लास्ट मोमेंट है जहां पर हम वन टाइम में रिवीजन कर सकते हैं हमारे सभी चैप्टर्स का। तो ये वन शॉट वीडियोस हैं और बहुत ही आसानी से चैप्टर क्लियर होने वाले हैं। सो प्लीज स्टे इन ट्यून। हटा देते हैं इसको आगे हम और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब दो कंसेप्ट हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं या फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास, याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की। बेटा
याद रख लीजिए, इसी वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये चैप्टर बहुत आसान सा चैप्टर है और एग्जाम में सॉरी भाई, बहुत महत्व रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें हमारे इस एग्जाम्स में इस फॉरेन एक्सचेंज रेट से पूछी जाती हैं। तो हम जब बात करते हैं एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की, तो हम कहते हैं व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी increases in the foreign exchange market, then it is known as appreciation of currency. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि भाई अगर अर्लियर टाइम में अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं, मान लीजिए आज के ही टाइम की बात करें, अगर हम ये कहें रिसेंटली जो हमारी $1 की कीमत है, यानी कि $1 इक्वल है किसके, इफ $1 इक्वल है किसके, 82 रुपीस के, यानी कि हमें 82 रुपए खर्चने पड़ते हैं $1 को खरीदने के लिए। लेकिन अगर सोचो कि अगर हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ जाए और हमें ऐसा महसूस होने लगे या ऐसा हो जाए कि हमें $1 मिलने लग जाए 80 रुपए में, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि हमारी वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, और कितनी एप्रिशिएट हो गई? एप्रिशिएटेड बाय 2 रुपीज, यानी हमारी जो वैल्यू है वो कितनी एप्रिशिएट हो गई? 2 रुपए के बराबर। यानी अब जो पहले हमें $1 82 रुपए में मिलता था, अब उसकी डॉलर की जो कीमत है वो हमें कम रुपीस खर्च करके मिल रही है, यानी अब सिर्फ 80 रुपए खर्च करके हमें $1 मिल रहा है। यानी कि यहां पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ गई है। तो ये जो पैसे की वैल्यू बढ़ना है यही कहलाता है बेटा एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। द नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। हम क्या कहते हैं? व्हेन द मनी वैल्यू of domestic currency decreases in the foreign exchange market, it is known as depreciation of currency। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फिर से एक बार एग्जाम्पल देंगे और इसको समझाएंगे ठीक तरीके से। इसको अपोजिट कर देते हैं। अब हम ये कहते हैं, मान लीजिए हमें $1 पहले 80 रुपए में मिलता था। इन अर्लियर टाइम्स वी गॉट $1 फ्रॉम 80 रुपीज अर्लियर टाइम में, बट रिसेंट टाइम में अगर $1 की कीमत हमें 82 रुपए पे करके ले मिल रही है, तो इसका मतलब यहां पर हमारे पैसे की वैल्यू 2 रुपए घट गई। यानी कि रिसेंट टाइम में हम क्या कहेंगे? रिसेंटली द रुपीज वैल्यू depreciated by 2 rupees in the foreign exchange। सो ये हमारे पास अगले 2 टॉपिक्स हैं जो हमें कहते हैं एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार इन्हें पूछा गया है और उम्मीद है कि इस बार भी आ सकते हैं। तो इसी तरीके से भाई एक क्वेश्चन तो 100% इस चैप्टर में हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, और वो क्या है भाई?
हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन ऑफ मनी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मनी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी भी हमने कहा डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की वैल्यू तो हमें पता लग गई। अब अगर हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू एंड डिवैल्यूएशन ऑफ वैल्यू या डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और इसको बहुत ध्यान से हमें अटेम्प्ट करना है ताकि ये क्वेश्चन हमसे कहीं भी गलत ना हो। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन हमारे सामने है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन ऑफ मनी या डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन पर क्वेश्चन हमारे सामने कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और उम्मीद है कि इस बार भी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा। तो हम क्या कहते हैं भाई, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होती है बेटा? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जब हम बात करें डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की तो इसका मतलब क्या है? when the value of money, when the value of domestic currency is depreciated by the government of the country itself to promote export or to create foreign exchange is known as devaluation of currency। यानी यहां पर जो भी वैल्यू कम हो रही है अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वो गवर्नमेंट खुद करती है। उसका बेसिक रीजन यही होता है कि भाई किसी भी तरीके से हमारे देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके और हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाया जा सके। तो इसके दो फायदे होते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन भी हमें दिखाई दे रहा है कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के फायदे क्या हैं। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के सबसे बड़े दो फायदे हैं कि भैया इसमें देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश की जो चीजें होती हैं, जो हमारे देश के गुड्स हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज वो चीपर दिखाई देने लग जाते हैं और लोग हमसे खरीदना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज, हमारे पास अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाता है। तो ये दो फायदे हमारे हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के। तो क्या कभी हमने ऐसा डिवैल्यूएशन किया है? हाँ भाई, हमने 1991 में यानी 1991 में हमने अपनी करेंसी को खुद डिवैल्यूएट किया था क्योंकि उस टाइम हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ था और इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए हमारे देश में हमने डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी करके हमारे देश के एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया था, साथ ही साथ हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट इसमें इसी के साथ हमने कहा डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या है फिर? तो भैया अभी हमने बताया था डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या है। जब हम डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं when the value of domestic currency
decreases when the value of domestic currency decreases in the foreign exchange by itself it is called depreciation of currency. Depreciation of currency. ये जो हमने देखा डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ये इंटेंशनली की गई है, और जबकि ये ऑटोमेटिक मोड पर जाती है, अपने आप हो जाती है, इसे कोई करता नहीं है, वो गवर्नमेंट अपने आप डिसीजन लेती है। सो यहां तक मुझे लगता है कि यहां तक कांसेप्ट क्लियर होंगे। हमने जो भी 6-7 टॉपिक्स किए हैं अभी तक वो क्लियर होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इस चैप्टर में। लेट्स सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, एग्जाम में जरूर आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है जिससे कि ये गलती हमसे ना हो और 3 नंबर हमारे पास हर हालत में हो। अब क्वेश्चन क्या आता है भाई अगला क्वेश्चन है कि हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते ही क्यों हैं? व्हाई वी मेक्स द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड हाउ डू वी सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज इन आवर कंट्री। तो ये 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं, लेकिन हम इसको एक साथ करेंगे और बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे। तो भाई हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट हम कहते हैं why we do demand for foreign exchange। कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं, और दूसरा हाउ वी कैन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और हमारे देश में किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई होती है। सो ये 2 टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो और बहुत ही मजेदार टॉपिक हैं, क्योंकि ये जरूर हमारे सामने पूछे जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। भाई देखिए, सबसे पहले अगर हम कहें व्हाई वी डू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, तो भाई डिमांड हम करते क्यों है, रीजन क्या क्या है। अभी जब जैसे ही हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने क्लियर किया था कि भाई हमारा जो मेन पर्पस है फॉरेन एक्सचेंज का वो क्या है कि हम विदेशों से चीजें खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। तो भाई हम सबसे पहले अगर डिमांड की बात करें तो हम लिखते हैं टू इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम ROW यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी विदेशों से नए नए गुड्स को खरीदने में या सर्विसेज को, स्पेशली मैं इसको यहां पर गुड्स ना लिखकर सीधा लिखता हूं गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई हम कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी चीजें हम विदेशों से खरीदते हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज को हम खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें खरीदने के लिए हमें चाहिए पैसा, क्योंकि अगर हम अपने देश का पैसा उन्हें देंगे तो उनके लिए इस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनके देश में हमारा पैसा नहीं चलता। तो हमें क्या चाहिए भाई, जिस भी देश से हमने चीजें खरीदी हैं हम उसको उसी फॉर्म में पैसा वापस करेंगे। अगर हमने अमेरिका से कोई चीज खरीदी है तो हमें अमेरिकन डॉलर देने होंगे, और अगर हमने किसी और देश से कुछ भी खरीदा है, कुछ भी इंपोर्ट किया है, तो हमें उसकी फॉर्म में ही उसे रीपेमेंट करनी होगी। यानी कि टू रीपे द अमाउंट फॉर इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज वी नीड फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा पर्पस क्या है भाई, फॉर टूरिज्म पर्पस, टूरिज्म के लिए। यानी दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है भाई, हम कहते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सन हु गोज अब्रोड as a tourist and they spend there a lot of money to enjoy। तो भैया पैसा जब वहां जाएंगे तो ऑब्वियसली उस देश में जाने के बाद रहने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, हर जगह के लिए उन्हें पैसा चाहिए।
और ऑब्वियसली फैक्ट यही है कि अगर वो इंडियन रुपी लेकर जाएंगे तो वहां पर ना वो घूम पाएंगे, ना खेल पाएंगे, ना कुछ और कर पाएंगे। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए उसी देश की करेंसी। इसीलिए वो डिमांड करते हैं भाई फॉरेन एक्सचेंज की। तो इस तरीके से उनको टूरिज्म पर्पस के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट अगर हम कहें कि भाई फॉरेन एक्सचेंज और किस काम आता है, तो भैया हम कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के लिए। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, तीसरा पॉइंट हमने लिया यूनिलेटरल ट्रांसफर। अगर हम इसको समझें तो यूनिलेटरल ट्रांसफर एग्जैक्टली है क्या? हम कहते हैं कि यूनिलेटरल ट्रांसफर बेसिकली वन साइडेड पेमेंट होती है। हम ये जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे देश के अन्य देशों में या अदर कंट्रीज में जाते हैं टू हायर एजुकेशन, और या फिर नेचुरल कमिटीज के समय हम लोग एक देश दूसरे देशों की बढ़ चढ़कर हेल्प करते हैं। तो भाई हेल्प करने के लिए भी हमें क्या करना होगा? ऑब्वियसली उनके पैसे को देना है उनकी करेंसी में, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ती है। टू पे ऑल काइंड ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वी नीड फॉरेन एक्सचेंज, दैट्स व्हाई वी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, राइट। नंबर 4, टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं एज एन इंडियन आई कैन से दैट कि भाई हमारे देश में लगातार टेक्नोलॉजीज चेंजेस हो रही हैं। कुछ टेक्नोलॉजी हमारे आईटी डिपार्टमेंट से हम बना रहे हैं और कुछ टेक्नोलॉजी हम लोग विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। इफ वी इंपोर्ट टेक्नोलॉजीज, different kind of technology from other countries, then we have to pay them for the same. That's why we demand for foreign exchange. Similarly, next point, अगर हम कहें to invest in foreign countries, अगर मैं कहूं भाई कि हमारे देश के लोग विदेशों में प्रॉपर्टीज में यानी फिक्स्ड एसेट्स में या फिर उनके शेयर्स खरीदने में या फिर उनकी उनके किसी भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा लगाते हैं उसके लिए भी हमें किसकी डिमांड करनी है भाई? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वेज में या डिफरेंट पर्पसेस के लिए फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन होता है बेटा दूरदर्शिता। हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वी हैव आइडिया। इफ अगर हम किसी काम को लगातार कर रहे हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि कब किस चीज के रेट कम होंगे या किस चीज के रेट ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारे लोग सिर्फ जो काम करते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मनी को ट्रांसफर करने का करते हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। तो ऐसे में उन्हें आइडिया हो जाता है कि कब किस समय फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा या फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जब ये ऐसी कहानी होती है तो ये जब इन फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो रहे होते हैं तो ये लोग जो ट्रेडर हैं या वेंडर हैं जो इन चीजों में डील करते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं और जैसे इनके रेट बढ़ जाते हैं ये इन्हें बेच देते हैं। तो फॉर द प्रॉफिट मोटिव दे डू सेल एंड परचेज of foreign exchange. That's why they demand for foreign exchange. Now we will talk about how can we supply of foreign exchange, या हमारे देश में foreign exchange की सप्लाई कैसे होती है या हमारे देश में foreign exchange कैसे आता है। तो अगर हम बात करें foreign exchange आने की तो भैया सबसे पहला रीजन या पहला कारण या कहें हम किस तरीके से हमारे देश में foreign exchange आ रहा है तो हम कहेंगे टू एक्सपोर्ट या बाय एक्सपोर्ट goods and services.
सेम उसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। यानी अगर हमारे देश से हम जितनी भी चीजें बेच रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज, हमारे देश में आएगा फॉरेन एक्सचेंज, और इससे हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। याद रखिएगा, एक देश में जब जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की मात्रा बढ़ती है, समझिए उतना ही देश डेवलप होता है और उतना ही देश बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता चला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेम टूरिज्म पर्पस, यहां भी है भाई। सिमिलरली तीसरा अगर हम कहें यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, जिस तरीके से हम लोग जब कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो विदेशों की मदद करते हैं, जैसे अभी अभी आपने एग्जांपल देखा होगा भाई, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई तो हमने यूक्रेन की भी मदद की और रशिया की भी मदद की। सिमिलरली अगर हम बात करें अभी सीरिया की तो, या तुर्की की बात करें, तुर्की में अभी एक भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक था, जिसमें बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर हुआ। ऐसे में सबसे पहले जो हेल्प की गई वो हमारे द्वारा की गई, यानी कि भारतीयों द्वारा की गई, भारतीय सरकार ने की। तो ऐसे में भारत ने बहुत सारा पैसा या बहुत सारी मेडिकल हेल्प उनको दी। तो ये एक यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से जब हमारे देश में भी कोई ऐसी दिक्कत आती है या ऐसी कोई परेशानी आती है तो अन्य देश भी हमारी मदद करते हैं बाय फंड, चाहे वो पैसे से करें, चाहे वो मेडिकल हेल्प से करें या किसी भी अदर फॉर्म में करें। तो इस तरीके से भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में रिसीव होता है। द नेक्स्ट वन इज नंबर फोर्थ पॉइंट अगर मैं कहूं तो यहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स, as we know that there are lots of investors who came in India after 1991, और हम लगातार देख रहे हैं कि 1991 के बाद लगातार हमारे देश में इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। और वो बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि भारतीय मार्केट या इंडियन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट लिया जा सकता है और बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में चीजों को बेचा जा सकता है, क्योंकि यहां पर लेबर चीप है, यानी सस्ती लेबर मिल जाती है, वहां पर उनके यहाँ पर कॉस्टिंग ज्यादा आती है। तो वो कोशिश करते हैं कि हमारे देश में बिजनेस को सेटअप करें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करें, जिससे कि उनकी जो कॉस्ट कटिंग है वो बहुत ज्यादा हो सके। और इसीलिए बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश में आते हैं और हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज बहुत बड़ी मात्रा में आता है। द नेक्स्ट वन इज अगेन स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन फिर से वही कहूंगा भाई, स्पेक्यूलेशन एक दूरदर्शिता है जहां पर जो व्यक्ति डील करते हैं जिसमें फॉरेन एक्सचेंज सेल एंड परचेज में, तो ऐसी कंडीशन जहां पर जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है यानी उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो वो फॉरेन एक्सचेंज को सेल आउट कर देते हैं, जिससे क्या होता है एक देश में फॉरेन एक्सचेंज की मात्रा बढ़ जाती है। सो दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चंस जो हमने इस चैप्टर में अभी देखे। एक क्वेश्चन और करेंगे आगे और इसको और अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा और रह गया ये चैप्टर और ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो शुरू करते हैं और अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन फटाफट जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, या इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं आगे, हटाते हैं इसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई कि हमारे देश में या किसी भी देश में फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है। तो भैया याद रख लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए वही तरीका है जो हमने 11th में पढ़ा था, यानी हमने डिमांड भी पढ़ा और सप्लाई भी पढ़ा। अभी अभी हमने देखा कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्यों होती है, फिर हमने देखा कि सप्लाई कैसे होती है। तो भैया डिटरमिनेशन की जब बात होगी तो हम कहेंगे डिटरमिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज will be determined at that point where the demand
एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल मीट। अगर हम देखें, जरा ध्यान करो, हमने 11th में एक कंसेप्ट किया था डिमांड और सप्लाई का, जहां पर हमने प्राइस डिटर्मिनेशन किया था। प्राइस डिटर्मिनेशन याद करने के लिए सबसे पहली चीज तो याद रख लो भैया, डिमांड कर्व हमारा कैसा होता है, डाउनवर्ड्स टू द राइट, एंड सिमिलरली हमारा सप्लाई कर्व कैसा होता है भाई, अपवर्ड्स टू द राइट। तो हम कहते हैं जिस भी पॉइंट पर ये दोनों मिल जाते हैं उसी पॉइंट पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता है, यानी इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी डिटरमाइन, कि भैया इतने प्राइस पर हम इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर पाएंगे या डिटरमाइन कर पाएंगे। तो इसमें तरीका क्या है इसको अटेम्प्ट करने का? इसका अटेम्प्ट करने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज लिखेंगे, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इसको डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिखेंगे, जो अभी अभी आप लोगों को सारा क्लियर किया मैंने, वही कंसेप्ट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और उसके बाद ये हम यहां पर डायग्राम बना देंगे और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो भैया हम कहते हैं कि हमारे पास 3 तरीके के फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप हैं। अगर हम बात करें, जब से हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ या एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करने लगा, तब से भाई कभी हमने ये सोचा कि हमारे देश में ऐसा क्यों होता है कि हमारा $1 हमें खरीदने के लिए हमें 82 रुपए या 80 रुपए खर्चने पड़ते हैं? कौन सी ऐसी डिटर्मिनेशन पावर है जिसके थ्रू ये फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफाइन की गई, या कौन सा ऐसा तरीका है जिसने ये कह दिया कि भैया अमेरिकन डॉलर ऊपर रहेगा और हमारी करेंसी नीचे रहेगी? ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना। तो ऐसे में हम बात करते हैं भैया टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट हैं जो हमने डिफाइन की हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, जब से हमने एक दूसरे देशों के साथ व्यापार शुरू किया तब से लेकर आज तक हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज रेट को 3 बार डिफाइन कर चुके हैं। तो इनमें सबसे पहला जो हमने डिफाइन किया वो क्या था, वो हमारे पास था भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसे हमने टैग्ड एक्सचेंज रेट भी कहा। अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या कहेंगे हम कहते हैं द रेट ऑफ द एक्सचेंज, द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड by the government of a country which was fixed in earlier time। यानी कि ये गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया था जहां पर $1 बराबर था ₹1 के। याद कर लें, अगर हमारा देश जब आजाद हुआ था 1947 में, याद करने की बात है और समझने की बात है कि उस टाइम हमारे देश के रुपीस की वैल्यू बिल्कुल बराबर थी $1 के। यानी कि यहाँ के जो लोग थे, यानी उस समय के जो लोग थे, वो
किसी भी परेशानी में पड़ना नहीं चाहते थे भैया, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहते थे बिजनेस में। उन्होंने कहा भैया इतना पैसा तुम दो, इतना पैसा हमसे लो, काम खत्म। यानी 1 रुपए का $1 बना दिया और बहुत ही आसानी से बिजनेस चल रहा था। बट ये लंबे टाइम तक ऐसा नहीं चलता रहा। ऐसा क्यों नहीं चला? क्योंकि याद रख लीजिए, एक देश में जो मनी सप्लाई होती है वो एक समय पर लिमिटेड होती है, और क्योंकि वो लिमिटेड है, दैट इज व्हाई हर कंट्री को ये सोचना पड़ता है कि अगर बाय चांस मान लीजिए अन्य देशों ने उसके पैसे को वापस कर दिया। अच्छा, एक चीज को यहां पर मैं बताना चाहूंगा बेटा, जब एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है तो यहां पर एक मैंडेटरी फॉर्म में ये बात हमारे फॉरेन एक्सचेंज में लिखी गई है कि भाई अगर किसी देश के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा हो गया है किसी देश का, तो वो उसे वापस करके अपने देश की करेंसी ले सकता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही कहानी थी, क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया था। भाई पहले क्या था कि हमारे देश में या सभी देशों में जो एक दूसरे देशों से लेन देन था वो या तो बार्टर सिस्टम में था या फिर गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में था, कि भैया कोई भी चीज अगर हमें लेनी है तो उसके लिए उसके बराबर हम गोल्ड दे दिया करते थे और उससे वो सामान ले लिया करते थे। लेकिन जब से हमने मनी को स्टार्ट किया या कहें हम फॉर्मेशन ऑफ मनी हुई, उसके बाद सारे काम मनी की फॉर्म में होने लगे। तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि एक देश दूसरे देशों के साथ कांटेक्ट में रहता, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह थी कि किसको हम स्टैंडर्ड माने एक ट्रांजैक्शन का। तो ट्रांजैक्शन के लिए सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड माना गया उस टाइम डॉलर्स को, क्योंकि उस टाइम दो ही बहुत बड़ी शक्तियां थी जो पूरे विश्व में थी, या तो वो अमेरिका था या वो रशिया था। तो ऐसे में रशिया और अमेरिका में से, जैसा कि हम जानते हैं 1993 या 92 के अराउंड रशियन जो कंट्री थी वो 16 डिवीजन में डिवाइड हो गई और पूरी तरीके से जो सुपर पावर बनकर सामने आई वो आई अमेरिका। तो अमेरिका की जो करेंसी थी उसको सभी देशों ने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना और एक स्टैंडर्ड बना दिया ट्रांजैक्शंस के लिए। तो ऐसे में ये जो सिस्टम था ये अमेरिका को सूट नहीं किया। उसका रीजन ये था कि भैया क्योंकि अमेरिका ने जितनी भी करेंसी, अभी मैंने बताया कि एक देश में जो करेंसी पब्लिश की जाती है वो एक लिमिटेड फॉर्म में होती है, उससे ज्यादा अगर वो करेंसी छापता है तो देश में इन्फ्लेशन आने का खतरा रहता है। तो अमेरिका को ये डर था कि बाई चांस अगर सारे देशों ने मिलकर मेरी करेंसी वापस कर दी तो मेरे देश में इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास मनी करेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, करेंसी की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में उसने ये फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम को खत्म कर दिया और इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो ऐसे में एक दूसरा एक एक्सचेंज रेट वहां पर स्टार्ट किया गया जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। The rate of foreign exchange, the rate of foreign exchange which is determined with the help of demand and supply of foreign exchange, in which there was no intervention government of the country। यानी यहां पर दूसरा सिस्टम हमारे पास लेकर आएगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम, जिसमें जितना भी डिमांड और सप्लाई हो रही है किसी देश की फॉरेन एक्सचेंज के लिए उसी के बेस पर उसके रेट तय किए जाने थे। लेकिन यहां पर यह सिस्टम भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया, अप्रोक्सीमेटली 1 और 2 वीक्स में इसको वापस लेना पड़ गया। रीजन बीइंग जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी
उनके लिए ये बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात हो गई थी, क्योंकि लगातार फॉरेन एक्सचेंज यानी अमेरिका अपने फॉरेन एक्सचेंज या अपने डॉलर्स की कीमतें बढ़ा रहा था। तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ी बाकी देशों को। तो इसीलिए तीसरा एक और सिस्टम लागू किया गया जो आज तक कंटिन्यू है, जिसे हम कहते हैं नंबर थर्ड, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो भैया यहां पर ये जो तीसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम था, ये आज तक मौजूद है, क्योंकि इसमें इन दोनों की मेन फीचर्स को उठा के डाल दिया गया। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा यह गया कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, यानी द रेट ऑफ एक्सचेंज will be determined by the power of demand and supply of foreign exchange but the central bank will of the government will be intervene between them. Moreover, the exchange rate could be flawed, यानी कि कम या ज्यादा होने की परमिशन दी गई, लेकिन इन अ लिमिट, but a limit was fixed by the central bank. और यहां पर एक चीज और समझाना चाहूंगा बेटा, इस मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ सिस्टम को हम लोग डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सो ये बेसिक पूरा चैप्टर था जो हमने इस वन शॉट वीडियो में किया। आई होप कि पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में आया होगा। बस इतना कर लीजिए और ये फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर से बिल्कुल फ्रीली हो जाइए भैया। बहुत 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 आसान चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत आसान और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो प्लीज इसको बहुत अच्छी तरीके से लास्ट तक वीडियो देखिए और कुछ भी इसमें से मिस मत कीजिए और बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। ये चैप्टर पूरा आपके लिए खत्म हो गया है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब एग्जाम 17 तारीख बहुत नजदीक है। तो यहां से शुरू होता है आपका पूरा सिलेबस, 1 बाय 1 चैप्टर आपको मिलते रहेंगे। सो प्लीज बी कंटिन्यू।